जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए सितंबर 1987 में ब्राजील में एक बहुत ही खतरनाक घटना घटी थी। ये सब सिर्फ दो लोगों की एक साधारण गलती की वजह से हुआ। लेकिन असल में हुआ क्या था, ये कितना गंभीर था और इन दो लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे इतनी बड़ी त्रासदी इतने लोगों के लिए हो गई, और यही हम जानेंगे। सितंबर 1987 में ब्राजील के गोयानिया शहर में दो लोगों ने एक छोड़ी हुई इमारत में पुराना मेडिकल उपकरण देखा। उनके नाम थे रोबर्टो सैंटोस आल्वेस और वागनर मोटा परेरा। वे सिर्फ लोहे और दूसरी चीजें ढूंढ रहे थे जिन्हें कबाड़ की दुकान पर बेच सकें, और यहीं उन्हें एक अजीब चीज मिली। और उन्हें नहीं पता था कि जो चीज उन्होंने देखी वो पहले कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती थी, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि इसके अंदर बहुत ही शक्तिशाली रेडियोधर्मी पदार्थ है। रॉबर्टो और वैगनर ने पुरानी रेडियोथेरेपी मशीन का हिस्सा लिया और उसे ठेले पर रखकर रॉबर्टो के घर ले गए। रेडियोथेरेपी मशीन एक चिकित्सा उपकरण है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए विकिरण का उपयोग करता है। यह पहले गोयानिया के एक कैंसर उपचार क्लिनिक की संपत्ति थी, लेकिन 1985 में क्लिनिक दूसरी जगह चला गया। पुरानी रेडियोथेरेपी मशीन पुराने बिल्डिंग में ही रह गई। बाद में इमारत को आंशिक रूप से तोड़ा गया, लेकिन उसे ठीक से हटाया नहीं गया। मशीन के अंदर का रेडियोधर्मी पदार्थ वहीं रह गया। इसलिए लगभग 2 साल तक वहां एक ऐसी चीज पली रही जिसे सख्ती से निगरानी में रखना चाहिए था। और फिर यही हुआ। घर पहुंचने पर रॉबर्टो और वैगनर ने साधारण औजारों का इस्तेमाल करके मशीन को खोलना शुरू कर दिया। वो बस उसमें से ऐसे धातु निकालना चाहते थे जिन्हें बेचा जा सके। जब वे उपकरण को खोल रहे थे तो उन्होंने उसके अंदर की छोटी कैप्सूल को छेद दिया। वहीं से रेडियोधर्मी पदार्थ फैलना शुरू हुआ। उन्हें इसमें कोई खतरा नजर नहीं आया क्योंकि इसमें कोई गंध नहीं थी, कोई भी स्पष्ट चेतावनी नहीं थी जो बताती कि वे विकिरण से विषाक्त हो रहे हैं। ज्यादा समय नहीं बीता था कि दोनों आदमी उल्टी करने और चक्कर महसूस करने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसकी वजह रेडिएशन है। शुरुआत में तो उन्होंने सोचा कि शायद खाने की वजह से ही वे बीमार हुए हैं, और जिस कैप्सूल को उन्होंने छेद दिया था उसके अंदर अभी भी सीजियम 137 मौजूद था। सीजियम 137 एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। इसका मतलब है कि यह विकिरण छोड़ता है जो अगर ज्यादा मात्रा में शरीर के संपर्क में आए तो नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे रेडियोधर्मी स्रोत का इस्तेमाल पहले कुछ रेडियोथेरेपी मशीनों में कैंसर के इलाज में मदद के लिए किया जाता था, और इसमें सीजियम क्लोराइड भी होता है। यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जो छोटे छोटे नमक के दानों जैसा होता है और आसानी से फैल सकता है। और क्योंकि यह पानी में आसानी से घुल जाता है, सीजियम क्लोराइड भी जल्दी फैल जाता है और हाथ, कपड़े, फर्श और दूसरी चीजों पर चिपक जाता है। और जब कैप्सूल में छेद हो गया तो 18 सितंबर को मशीन के हिस्से डेवरे ऑल्वेस फरेरा को बेच दिए गए, जो एक कबाड़ खाने के मालिक थे। डेवरे को भी नहीं पता था कि इसके अंदर असल में क्या है, लेकिन एक रात उसने कुछ अजीब देखा। सामग्री का एक हिस्सा चमक रहा था और अंधेरे में नीली रोशनी निकाल रहा था। देवरे को लगा कि उसने कोई सुंदर और कीमती चीज देखी है, इसलिए उसने इसे अपने परिवार और दोस्तों को दिखाया। यहीं से समस्या और भी गंभीर हो गई। चमकदार सामग्री के छोटे छोटे टुकड़े अब दूसरों को भी संक्रमित कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसे अपने हाथों से छू लिया, कुछ तो छोटे छोटे टुकड़े अपने घर भी ले गए। और क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये रेडियो एक्टिव है, उनके लिए उस चमकदार सामग्री को छूना और दूसरों को दिखाना बिल्कुल सामान्य था। सिर्फ कुछ ही दिनों में सीजियम कई लोगों और जगहों तक फैल गया। असली स्रोत में कुल मिलाकर लगभग 93 ग्राम सीजियम क्लोराइड था। ये एक छोटे गिलास की मात्रा से भी कम था, लेकिन खतरनाक होने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा ज्यादा होना जरूरी नहीं है। समस्या बहुत गंभीर थी, और जब कैप्सूल खुल गया तो सीजियम क्लोराइड आसानी से फैल गया। इसे और भी खतरनाक बना दिया उस नीली चमक ने। लोग डरने के बजाय और ज्यादा जिज्ञासु हो गए। उन्हें लगा कि चमकदार पाउडर कोई खास या सुंदर चीज है। कुछ लोगों ने इसकी थोड़ी सी मात्रा अपनी त्वचा पर भी लगा ली ताकि वे उसकी चमक देख सकें। इसी वजह से वे केवल बाहर से ही नहीं, अंदर से भी इसके संपर्क में आ गए। कुछ लोगों ने सीजियम को निगल भी लिया जब वो उनके हाथ, खाने या दूसरी चीजों पर लग गया। इस बीच जो लोग उस पदार्थ को छूते रहे वे लगातार बीमार पड़ते गए। कुछ लोगों को उल्टी हो रही थी, कुछ को दस्त लग गए, कुछ को चक्कर आ रहे थे, और कुछ लोगों को घाव भी हो गए और उनकी त्वचा में भी समस्या आ गई। लेकिन चूंकि डॉक्टरों और परिवार को यह नहीं पता था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल गया है, वे तुरंत यह नहीं समझ पाए कि लोग एक साथ क्यों बीमार पड़ रहे हैं। जब तक लोगों को यह नहीं पता था कि सीजियम कितना खतरनाक है, ये देवियर के परिवार और दोस्तों में लगातार फैलता रहा। कुछ ही दिनों में उसके परिवार के 20 से अधिक सदस्य रेडियो एक्टिव पदार्थ के संपर्क में आ गए या उसे छू लिया। कुछ छोटे टुकड़े भी दूसरे घरों में ले जाए गए। सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों में से एक थी
6 साल की लेडी डास्नेविस फेरेरा, जो देव्रे की रिश्तेदार थी। लेडी ने चमकदार पाउडर देखा और सोचा कि यह सिर्फ ग्लिटर जैसा है। सीजियम उसके हाथों और शरीर पर लग गया। जब वह खाना खा रही थी, तब भी रेडियो एक्टिव पदार्थ उसके शरीर में चला गया। ज्यादा समय नहीं बीता, वह उल्टी करने लगी। एक और रिश्तेदार ने सीजियम को छुआ और फिर अपने बस ड्राइवर के काम पर लौट गया, क्योंकि अभी तक किसी को असली खतरे का पता नहीं था। जिन लोगों पर रेडियोधर्मी पदार्थ लगा था, वे दूसरों के साथ मिलते जुलते रहे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बहुत सारे लोगों में एक जैसे लक्षण दिखने लगे। कुछ लोगों को उल्टी हो रही थी, कुछ को दस्त हो रहे थे, कुछ को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी और कुछ की त्वचा पर घाव और जलन के निशान आ रहे थे। लेकिन डॉक्टरों को तुरंत यह नहीं लगा कि इसकी वजह रेडिएशन है। कुछ मरीजों को पहले फूड पॉइजनिंग या ट्रॉपिकल बीमारी का शक हुआ था। ऐसा सोचना सामान्य था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि शहर में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल चुका है। लेकिन जैसे जैसे एक जैसे मामले बढ़ने लगे, कुछ डॉक्टरों को शक होने लगा। वे ज्यादा कहने लगे कि शायद सच में रेडियो एक्टिविटी ही वजह है। और एक दिन मारिया गैब्रिएला, जो कबाड़ खाने के मालिक की पत्नी थी, ने भी देखा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने उस चमकदार पदार्थ को छुआ था, बीमार पड़ने लगे। इस वजह से उन्हें शक हुआ कि शायद उस पदार्थ का उनके लक्षणों से कोई संबंध है। इसलिए उन्होंने उस बैग को, जिसमें रेडियोथेरेपी मशीन का बचा हुआ हिस्सा और वो चमकदार पदार्थ था, स्वास्थ्य कार्यालय ले जाकर जमा करवा दिया। उन्हें तब तक ये पता नहीं था कि उसके अंदर का सामान रेडियोधर्मी है। इसलिए उन्होंने उस बैग को आंगन में एक कुर्सी पर रख दिया, जो बाकी लोगों से थोड़ी दूर थी। अगले दिन 29 सितंबर को एक मेडिकल फिजिसिस्ट को उस चीज की जांच के लिए बुलाया गया। मेडिकल फिजिसिस्ट वह विशेषज्ञ होता है जो रेडिएशन के बारे में अपने ज्ञान का इस्तेमाल चिकित्सा और सुरक्षा में करता है। उन्होंने एक सरकारी एजेंसी से रेडिएशन डिटेक्टर उधार लिया। बैग तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने डिटेक्टर चालू कर लिया। डिटेक्टर ने तुरंत ही जितना अधिकतम रेडिएशन स्तर माप सकता था, उतना दिखा दिया। पहले तो उन्हें लगा कि डिटेक्टर खराब है, इसलिए वे वापस गए और एक दूसरा यूनिट ले आए। जब वे वापस आए, फिर वही हुआ। रीडिंग तुरंत ही पूरी हो गई। तब उन्हें यकीन हो गया कि वहां पर बहुत ही शक्तिशाली रेडियो एक्टिव स्रोत मौजूद है। स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई जब दमकलकर्मी वहां पहुंचे। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि बैग में असल में क्या है, इसलिए उन्होंने इसे उठाने और कहीं और ले जाने की योजना बनाई। इसे नदी में फेंकने का भी विचार था, लेकिन भौतिकविदों ने उन्हें रोक लिया। अगर रेडियो एक्टिव सामग्री को नदी में फेंक दिया जाता तो प्रदूषण और भी ज्यादा फैल सकता था। इसके बाद अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। स्वास्थ्य केंद्र से लोगों को निकाल लिया गया। विशेषज्ञ भी डेवरे के कबाड़खाने में पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो वहां भी रेडिएशन का स्तर बहुत अधिक था। इसलिए डेवरे, उनके परिवार और आसपास के अन्य लोगों को भी वहां से हटाना पड़ा। अलग अलग सरकारी एजेंसियों को बुलाया गया। ब्राजील की राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को भी इस घटना की जानकारी दी गई। ऊर्जा आयोग, जो देश में न्यूक्लियर और रेडिएशन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी है, लेकिन अब भी एक बड़ी समस्या बाकी थी। उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि सीजियम कितनी दूर तक फैल चुका है। कुछ टुकड़े अलग अलग घरों में पहुंच चुके थे, कुछ कपड़े भी दूषित हो गए थे, कुछ लोग बस में सवार थे, कुछ लोग अस्पताल भी गए थे और कुछ लोग अपने परिवार और दोस्तों के संपर्क में भी आए थे। इसलिए उन्हें सिर्फ रेडियो एक्टिव स्रोत ही नहीं, बल्कि उन सभी जगहों और लोगों को भी ढूंढना था जो शायद इसकी चपेट में आ गए थे। इसे देखने के बाद गुयाना के ओलंपिक स्टेडियम को मुख्य स्क्रीनिंग क्षेत्र बना दिया गया। वहां उन लोगों को बुलाया गया जो चिंतित थे कि कहीं वे रेडिएशन के संपर्क में तो नहीं आ गए। उन्हें एक एक करके रेडिएशन डिटेक्टर से जांचा गया। अगर शरीर या कपड़ों पर कोई संदूषण पाया जाता है तो उन्हें साफ करना और आगे जांचना जरूरी होता है। जिन लोगों को ज्यादा रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। यहीं से अधिकारियों को समस्या की असली गंभीरता समझ में आने लगी। अब ये सिर्फ एक कबाड़खाने या एक परिवार की बात नहीं रह गई थी। एक छोड़े गए क्लिनिक में छोड़ा गया छोटा सा रेडियोधर्मी स्रोत अब कई घरों और कई लोगों तक पहुंच चुका था। और अब सरकार को यह जानना जरूरी था कि कौन सुरक्षित है, कौन दूषित है और गुयाना के किन इलाकों को बंद और साफ करने की जरूरत है। जैसे जैसे ओलंपिक स्टेडियम में जांच के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे अधिकारियों ने भी दूषित लोगों को संभालना शुरू कर दिया। जिन लोगों की त्वचा या कपड़ों पर रेडियोधर्मी पदार्थ था, उन्हें नहलाया जाता था और उनके कपड़े बदलवाए जाते थे। उनके पहने हुए कपड़ों को अलग बैग में रखा जाता था ताकि सीजियम दूसरों तक न फैले। साधारण धोने से भी बहुत मदद मिलती है। कई मामलों में जब त्वचा और कपड़ों से दूषित धूल हटा दी जाती है तो शरीर में रेडिएशन का स्तर काफी कम हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने सीजियम को निगल लिया या सांस के साथ अंदर ले लिया, उनके लिए ये इतना आसान नहीं है। जब सीजियम शरीर के अंदर चला जाता है तो साधारण नहाना काफी नहीं होता। अब उन्हें अस्पताल में निगरानी और इलाज की जरूरत होती है, जब तक कि शरीर धीरे धीरे रेडियोधर्मी पदार्थ को बाहर नहीं निकाल देता। इस बीच स्वास्थ्य कार्यालय में बची हुई रेडियोधर्मी स्रोत को भी सुरक्षित रूप से बंद करना जरूरी है।
अधिकारियों ने शेष सीजियम स्रोत से निकलने वाले विकिरण को ढकने और रोकने के लिए भारी सामग्री का इस्तेमाल किया। इसके बाद उस जगह पर विकिरण स्तर में काफी गिरावट आई। जैसे जैसे लोगों की जांच जारी रही, धीरे धीरे यह भी पता चला कि वास्तव में कौन कौन गंभीर रूप से एक्सपोज हुआ था। सभी की जांच में 249 लोगों में उनके शरीर के अंदर या बाहर रेडियोधर्मी संदूषण पाया गया। उनमें से 20 लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा क्योंकि उनकी हालत ज्यादा गंभीर थी। सबसे गंभीर मामलों में से कई को विकिरण से जलन हुई थी, कुछ की त्वचा सूज गई थी और लाल हो गई थी, कुछ को छाले हो गए थे और कुछ की त्वचा और ऊतक उस हिस्से में खराब हो गए थे क्योंकि वे लंबे समय तक सीजियम के संपर्क में रहे। सबसे गंभीर मामलों में से एक वे लोग थे जिन्होंने सीधे सीजियम के छोटे टुकड़ों को छुआ या उन्हें अपने शरीर के पास रखा। क्योंकि विकिरण बहुत तेज था, इसलिए अगर त्वचा पर लंबे समय तक सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा भी लगा रहे तो वह गहरी चोट पहुंचा सकता था। लेकिन समस्या सिर्फ शारीरिक चोटों तक ही सीमित नहीं थी। जब गयाना के लोगों को पता चला कि सीजियम रेडियोधर्मी है तो डर भी तेजी से फैल गया। बहुत से निवासी ये नहीं समझ पा रहे थे कि विकिरण कैसे फैलता है। कुछ लोग तो उन लोगों के पास जाने से भी डरने लगे जिन्हें पहले ही साफ कर दिया गया था और जिनके शरीर पर अब कोई रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं था। डर और बढ़ गया जब 6 साल की लेडे डास्नेवेस फेरेरा की मौत हो गई। लेडे वह बच्ची थी जिसने खाना खाते समय सीजियम को छू लिया था और निगल भी लिया था। उसे बहुत ज्यादा विकिरण का असर हुआ और उसका शरीर इसे सहन नहीं कर सका। जब उसके दफन की तैयारी हो रही थी तो कुछ स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसका शरीर कब्रिस्तान और जमीन को दूषित न कर दे। कब्रिस्तान के पास एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ। इसके बावजूद उसे एक विशेष ताबूत में दफनाया गया जिसे उसके शरीर को सुरक्षित रूप से दफनाने के लिए बनाया गया था। सिर्फ लेडे ही नहीं मरी थी, 4 लोगों में उसकी चाची मारिया गैब्रिएला फेरेरा भी शामिल थीं, जो पहली महिला थीं जिन्होंने संदेह जताया था कि चमकदार पदार्थ ही उनके परिवार के बीमार होने का कारण है। कबाड़ खाने में काम करने वाले 2 पुरुषों की भी मौत हो गई जो सीधे सीजियम के संपर्क में आए थे। मरने वाले चारों लोग उन 6 लोगों में शामिल थे जिन्हें बहुत ज्यादा रेडिएशन डोज मिली थी। लेकिन जब पीड़ितों का इलाज किया जा रहा था तब भी दूषित जगहों की तलाश जारी थी। अधिकारियों को हर घर, कबाड़ खाने और उस हर जगह पर वापस जाना पड़ा जहां सीजियम गया था। उन्होंने रेडिएशन डिटेक्टर का इस्तेमाल किया ताकि रेडियोएक्टिव पदार्थ के छोटे छोटे हिस्सों को भी ढूंढा जा सके। असली वजह पता चलने के कुछ ही दिनों के भीतर रेडिएशन के मुख्य स्रोतों की पहचान कर ली गई और उन्हें नियंत्रित कर लिया गया। इससे और ज्यादा लोगों के एक्सपोज होने से रोक लिया गया। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। भले ही मुख्य रेडियोएक्टिव स्रोत को नियंत्रित कर लिया गया था, लेकिन गोयानिया में अभी भी कई घर, जमीन, सामान और कचरे की जांच और सफाई करनी बाकी थी। और ब्राजील की अगली बड़ी समस्या ये थी कि शहर से संदूषण को कैसे हटाया जाए बिना सीजियम को फिर से फैलाए। और यहीं से गोयानिया में बड़ी सफाई की शुरुआत हुई। सिर्फ बचा हुआ सीजियम हटाना ही काफी नहीं था, पूरे शहर में रेडियोधर्मी पदार्थ कहां-कहां गया है यह भी पता लगाना जरूरी था। अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर में रेडिएशन डिटेक्टर लगाकर आसमान से गोयानिया के बड़े हिस्से की जांच की। सड़क पर घूमने वाली गाड़ियों में भी डिटेक्टर लगे थे जो उन जगहों की तलाश कर रहे थे जहां रेडिएशन ज्यादा था। जांच में 85 घरों में भारी संदूषण पाया गया। कुछ घरों को वैक्यूम, पानी और अन्य तरीकों से साफ किया गया ताकि रेडियोधर्मी पदार्थ हटाया जा सके। लेकिन कुछ घर इतने ज्यादा प्रदूषित थे कि सफाई करना ही काफी नहीं था। इसलिए 7 घरों और कुछ अन्य इमारतों के हिस्सों को गिराना पड़ा। सिर्फ घर ही प्रभावित नहीं हुए, वाहनों, सड़कों, दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में भी संदूषण पाया गया। यहां तक कि घर के सामान्य सामानों की भी एक-एक करके जांच करनी पड़ी। जब किसी चीज को सुरक्षित तरीके से साफ नहीं किया जा सकता तो उसे रेडियोधर्मी कचरा माना जाता है। इसमें कपड़े, फर्नीचर और घर के सामान शामिल हैं, यहां तक कि परिवारों की निजी चीजें भी। निवासियों के लिए यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी। उनके लिए सिर्फ घर ही नहीं खो रहा था, कई तस्वीरें, खिलौने और व्यक्तिगत महत्व की चीजें भी थीं जिन्हें फेंकना पड़ा क्योंकि वे दूषित हो गई थीं। कुल मिलाकर सफाई के दौरान लगभग 3500 घन मीटर रेडियोधर्मी कचरा इकट्ठा किया गया। हादसे का कारण बनने वाला सीजियम बहुत कम था, फिर भी बहुत सारा रेडियोधर्मी कचरा बन गया। दूषित सामान और कचरे को हमारे विशेष कंटेनरों में रखा गया। इन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। दिसंबर 1987 के अंत तक रेडिएशन वाले मुख्य स्थानों की सफाई हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या खत्म हो गई थी। कई सर्वाइवर लगातार चेकअप करवाते रहे,
क्योंकि उन्हें डर था कि आने वाले वर्षों में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों को त्वचा, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में स्थायी नुकसान भी हुआ। एक और समस्या थी, बहुत से लोग गोयान्या और गोयास के निवासियों से डरने लगे। कुछ लोगों को लगा कि रेडिएशन बीमारी की तरह फैल सकता है, इसलिए भले ही किसी व्यक्ति को साफ कर दिया गया हो और उसके शरीर या कपड़ों पर अब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ न हो, फिर भी लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। कुछ जगहों ने गोयास से आने वाली गाड़ियों को स्वीकार करने से मना कर दिया। कुछ खरीदार भी वहां से आने वाले उत्पादों से बचने लगे। इसलिए इसका असर सिर्फ लोगों की सेहत पर ही नहीं, बल्कि वहां के व्यापार और इलाके की प्रतिष्ठा पर भी पड़ा। लेकिन आखिर वो रेडियो एक्टिव मशीन वहां क्यों छूट गई? 1985 में कैंसर ट्रीटमेंट क्लिनिक दूसरी जगह चला गया था। पुरानी बिल्डिंग में रेडियोथेरेपी मशीन रह गई थी, जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ था। इसकी ठीक से निगरानी नहीं की गई और न ही इसे सही तरीके से हटाया गया। इसलिए ये मशीन लगभग 2 साल तक एक ऐसी बिल्डिंग में पड़ी रही जहां कोई भी आसानी से जा सकता था। सितंबर 1987 में 2 आदमी जो स्क्रैप मेटल ढूंढ रहे थे, उन्हें ये मशीन मिली। वहीं से हादसा शुरू हुआ। गोयानिया घटना एक बड़ा सबक है। इसने दिखाया कि बड़े रेडिएशन हादसे के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में दुर्घटना होना जरूरी नहीं है। यहां तक कि एक पुरानी मेडिकल मशीन भी बहुत खतरनाक हो सकती है अगर उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल छूट जाए। हादसे के बाद अस्पतालों, फैक्ट्रियों और रिसर्च सुविधाओं में इस्तेमाल होने वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की कड़ी निगरानी और भी ज्यादा जरूरी हो गई। सरकार और विशेषज्ञों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मटेरियल्स ना तो खो जाएं और न ही कहीं छूट जाएं, क्योंकि अगर इसे आम कचरा या स्क्रैप मेटल समझ लिया गया तो ये ऐसे लोगों के हाथों में जा सकता है जिन्हें इसके खतरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यही ठीक ठीक गोयान्या में हुआ था। जिन लोगों ने सीजियम देखा, उन्हें पता ही नहीं था कि ये रेडियो एक्टिव है। उनके लिए तो ये बस एक अजीब सा चमकदार मटेरियल था। लेकिन चूंकि रेडियो एक्टिव स्रोत को छोड़ दिया गया था और उसकी सही से निगरानी नहीं की गई, 4 लोग मारे गए और कई अन्य बीमार हो गए। बहुत सारे घरों और जगहों में भी रेडियोधर्मी संदूषण फैल गया। इसलिए गोयानिया में जो हुआ, उससे सबसे जरूरी सबक बहुत सीधा है। रेडिएशन खतरनाक हो सकता है, भले ही उसे न देखा जा सके और न ही सूंघा जा सके। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सही तरीके से निगरानी करनी चाहिए, उसके इस्तेमाल से लेकर सुरक्षित तरीके से उसे रखने या नष्ट करने तक। गोयानिया ब्राजील में जो हुआ, वो कोई अकेला मामला नहीं है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी रेडियो एक्टिव मशीनें छोड़ी गईं, खो गईं या ऐसे लोगों के पास चली गईं जिन्हें इसकी खतरनाक प्रकृति का अंदाजा नहीं था। और कई मामलों में वही हुआ। इसे आम लोहे की तरह समझ लिया गया, कबाड़ खाने में ले जाया गया और तोड़ दिया गया। और जब तक लोगों को असली खतरे का पता चला, तब तक कई लोग बहुत तेज रेडिएशन के संपर्क में आ चुके थे। इसका सबसे बड़े उदाहरणों में से एक मेक्सिको में हुआ था। 1970 में मेक्सिको के सियुदाद जुआरेज शहर के एक अस्पताल ने संयुक्त राज्य अमेरिका से एक पुरानी रेडियोथेरेपी मशीन खरीदी थी। गोयानिया की मशीन की तरह इस तरह के उपकरण का इस्तेमाल भी कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अंदर अलग रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। मशीन में कोबाल्ट 60 भरा हुआ था। कोबाल्ट 60 एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जो बहुत तेज विकिरण छोड़ सकता है। क्योंकि अस्पताल के पास मशीन को इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं थे, इसलिए इसे पहले स्टोरेज में रख दिया गया। कुछ साल बीत गए और मशीन को लगभग भुला दिया गया। 1983 में एक कर्मचारी ने इसे देखा। उसे पता था कि मशीन की धातु की कुछ कीमत है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसके अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ है। इसलिए उसने मशीन को स्क्रैप मेटल के रूप में बेचने के लिए उठा लिया। मशीन को ले जाते समय उसका वह हिस्सा टूट गया जिसमें कोबाल्ट 60 था। कुछ छोटे छोटे रेडियोधर्मी छर्रे सड़क पर गिर गए, लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। बाकी की मशीन को कबाड़खाने ले जाया गया और बाद में उसकी धातु एक स्टील फैक्ट्री में पहुंच गई। वहां रेडियोधर्मी पदार्थ को स्क्रैप मेटल के साथ मिलाकर नया लोहा बनाने के लिए पिघलाया गया। इसका मतलब है कि रेडियोधर्मी पदार्थ नए स्टील उत्पाद में मिल गया। फैक्ट्री से कुछ को स्टील बार बनाया गया, जिसे इमारतों और घरों के कंक्रीट को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अधिकारियों को अभी भी ये नहीं पता था कि कोई समस्या हो रही है। संयोग से मेक्सिको से एक ट्रक जिसमें दूषित लोहा था, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी के पास से गुजरा। इस जगह पर रेडिएशन डिटेक्टर था। जैसे ही ट्रक वहां से गुजरा, अलार्म अचानक बज उठा। वहीं से जांच शुरू हुई। अधिकारियों ने पता लगाया कि वह लोहा कहां से आया था। बाद में उन्होंने पाया कि यह मेक्सिको से आया है और धातु में कोबाल्ट 60 मिला हुआ था। समस्या बहुत बड़ी थी जिसे सुलझाना था। लगभग 75 लोगों को अलग अलग स्तर की रेडिएशन की चपेट में आना पड़ा।
कुछ स्टील फैक्ट्रियों को भी साफ करना पड़ा और 800 से अधिक घरों में इस्तेमाल हुए लोहे में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया गया। उनमें से कई घरों को गिराना पड़ा। हजारों टन धातु और मिट्टी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल बन गई। गयाना में सीजियम इसलिए फैला क्योंकि लोगों ने उस पाउडर को छुआ और उसे अपने साथ लेकर चले। मेक्सिको में रेडियो एक्टिव मटेरियल इसलिए फैला क्योंकि गलती से इसे नए लोहे के निर्माण में मिला दिया गया। फैलने का तरीका अलग था, लेकिन समस्या की जड़ एक ही थी। एक दशक से भी ज्यादा समय बीत गया, फिर से ऐसी ही बड़ी समस्या सामने आई और ये तुर्की में हुई। 1993 में रेडियोथेरेपी उपकरण से 3 पुराने रेडियो एक्टिव स्रोत थे जिन्हें तुर्की से वापस भेजा जाना था। ये स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने सप्लायर के पास भेजे जाने वाले थे। इन्हें यात्रा के लिए खास कंटेनरों में रखा गया था, लेकिन भेजना नहीं हो पाया। कंटेनर तुर्की की राजधानी अंकारा के भंडारण स्थल पर कई साल तक पड़े रहे। 1998 में 2 कंटेनर इस्तांबुल ले जाए गए। इन्हें एक साधारण वेयरहाउस में रखा गया। बाद में दूसरी चीजों के लिए जगह की जरूरत पड़ी, इसलिए कंटेनरों को बगल के स्टोरेज एरिया में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद उस जगह का नया मालिक आ गया। नए मालिकों को नहीं पता था कि इन पुराने कंटेनरों में क्या है। उनके लिए ये सिर्फ बेकार धातु के पुराने डिब्बे थे, इसलिए इन्हें कबाड़ के रूप में बेच दिया गया। इन कंटेनरों में से एक-एक परिवार के पास चला गया जो कबाड़ का कारोबार करता था। उन्होंने भारी कंटेनर को तोड़ना शुरू किया ताकि अंदर का लोहा और सीसा निकाल सकें। जब वे इसे तोड़ रहे थे तो रेडिएशन को रोकने वाला सुरक्षा कवच हट गया। वहीं पर वे सीधे अंदर मौजूद कोबाल्ट 60 के संपर्क में आ गए। वे रेडिएशन को देख नहीं सकते थे। वहां ना तो कोई धुआं था और ना ही कोई अजीब गंध जो उन्हें बता सके कि वे खतरे में हैं। ज्यादा समय नहीं बीता था कि उनमें से कुछ को मतली महसूस होने लगी और वे उल्टी करने लगे। लेकिन उन्हें तुरंत ये नहीं लगा कि इसकी वजह रेडिएशन है। उन्होंने सोचा कि शायद वे शीशे से जहरीले हो गए हैं या कोई और बीमारी है। इसी वजह से रेडियोधर्मी स्रोत कुछ दिनों तक कबाड़खाने में ही पड़ा रहा। बाद में डॉक्टरों ने ही मरीजों के लक्षणों में कुछ अजीब बात नोटिस की। तभी जांच शुरू हुई और रेडिएशन के स्रोत की तलाश शुरू हुई। अधिकारियों ने कोबाल्ट 60 स्रोत को ढूंढ लिया और उसे सुरक्षित तरीके से निकाल लिया। 10 वयस्कों को विकिरण के संपर्क में आने से विकिरण जनित बीमारी हो गई। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। 1999 के आखिर में बैंकॉक की एक कंपनी के पास कुछ पुराने रेडियोथेरेपी मशीनें थीं। उन मशीनों में से कुछ के अंदर रेडियोधर्मी कोबाल्ट 60 था। कंपनी ने उन पुराने मशीनों को एक वेयरहाउस से उठाकर ऐसे जगह पर भेज दिया जहां सुरक्षा ठीक से नहीं थी। क्योंकि सुरक्षा कड़ी नहीं थी, कुछ लोग अंदर घुस गए और रेडियोथेरेपी मशीन के एक हिस्से को ले गए। जनवरी 2000 में उन्होंने उस मशीन को खोलना शुरू किया। उपकरण पर रेडिएशन चेतावनी का चिन्ह था, लेकिन वे नहीं समझ पाए कि उस चिन्ह का क्या मतलब है। मशीन पर एक चेतावनी भी लिखी थी, लेकिन वे वह भी नहीं समझ पाए, इसलिए वे मशीन को खोलते रहे। बाद में वे मशीन के भारी हिस्से को समुद्र प्रखंड के एक कबाड़खाने में ले गए, जो बैंकॉक के पास एक प्रांत है। वहां एक कबाड़खाने के कर्मचारी ने कटिंग टॉर्च से धातु को काटने की कोशिश की। जब मशीन को खोला जा रहा था तो उसके अंदर से छोटा रेडियोधर्मी स्रोत गिर गया। कर्मचारियों ने इसे नहीं देखा। ये बस एक छोटे धात के टुकड़े जैसा दिख रहा था, लेकिन चूंकि इसके चारों ओर मोटा सुरक्षात्मक कवर अब नहीं था, इससे बहुत तेज विकिरण निकल रहा था। लोग स्रोत के पास लगातार काम करते रहे, बिना यह जाने कि वे विकिरण के संपर्क में आ चुके हैं। कुछ दिनों बाद कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। कमजोरी, उल्टी और अन्य लक्षण दिखाई देने लगे, जो तेज विकिरण के संपर्क में आने के कारण हो सकते थे। जब डॉक्टरों ने मरीजों की हालत देखी तो उन्हें शक हुआ कि इसका कारण विकिरण हो सकता है। तभी अधिकारियों को पता चला कि एक रेडियोधर्मी स्रोत गायब है। रेडिएशन विशेषज्ञ कबाड़खाने गए, लेकिन स्रोत ढूंढना मुश्किल था क्योंकि यह बहुत सारे स्क्रैप मेटल में मिला हुआ था। उन्होंने रेडिएशन डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जब तक कि कोबाल्ट 60 का पता नहीं चल गया। जब उन्होंने इसे देखा तो तुरंत सुरक्षित कंटेनर में डाल दिया, लेकिन जो लोग लंबे समय से इसके आसपास थे उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। 10 लोग उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में आए। 3 कबाड़खाने के मजदूरों की 2 महीनों के अंदर रेडिएशन से हुई गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई। थाईलैंड में हुआ हादसा फिर से वही समस्या दिखाता है। भले ही एक रेडियो एक्टिव मशीन पर चेतावनी का संकेत हो, अगर देखने वाला व्यक्ति इसका मतलब नहीं समझता तो चेतावनी का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सिर्फ पुरानी मेडिकल मशीनें ही ऐसे हादसों का कारण नहीं बनती। एस्टोनिया में एक और मामला था जो एक ऐसी जगह से शुरू हुआ जिसे रेडियो एक्टिव कचरे को रखने के लिए बनाया गया था। 1994 में
एस्टोनिया के तामिकू में एक रेडियोधर्मी कचरा भंडारण सुविधा थी। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप का एक छोटा सा देश है। यहाँ देश के अस्पतालों, अनुसंधान केंद्रों और उद्योगों से कुछ रेडियो एक्टिव कचरा भी लाया जाता है। लेकिन उस समय तामिकू सुविधा की सुरक्षा में समस्या थी। कुछ बाल कमजोर थीं और जगह के कुछ हिस्सों में पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। 21 अक्टूबर 1994 को 3 सगे भाई गैर कानूनी रूप से उस सुविधा में घुस गए। वे वहां धातु लेने गए थे जिसे वे बेच सकते थे। जब वे खोज रहे थे, उन्हें एक धातु का कंटेनर मिला। उन्हें नहीं पता था कि उसके अंदर रेडियोधर्मी स्रोत है। जब वे कंटेनर को निकाल रहे थे तो छोटा सा रेडियोधर्मी स्रोत गिर गया। उनमें से एक आदमी ने उसे उठा लिया। क्योंकि वो बहुत छोटा था, उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और अकेले ही अपने गांव ले गया। उसे नहीं पता था कि वो जो ले जा रहा है वो सीजियम 137 है। जब वह स्रोत उसकी जेब में था तो वह उसके शरीर के बहुत करीब था। इसका मतलब है कि उसकी जांग और शरीर पर बहुत तेज विकिरण सीधे पड़ रहा था। सिर्फ कुछ ही घंटों बाद उसे तेज दर्द होने लगा और उल्टियां शुरू हो गईं। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने डॉक्टरों को यह नहीं बताया कि वो रेडियोधर्मी कचरा भंडारण सुविधा से आया है। उसने कहा कि उसे काम करते समय चोट लगी थी। इसी वजह से डॉक्टरों को तुरंत ये नहीं लगा कि इसका कारण विकिरण है। 2 नवंबर 1194 को उस आदमी की मौत हो गई, लेकिन उस समय भी ये नहीं पता था कि उसकी गंभीर हालत का असली कारण रेडियो एक्टिव स्रोत था। इस बीच वह छोटा सा सीजियम स्रोत घर पर ही रह गया था। घर में उसकी पत्नी, सौतेला बेटा और एक बुजुर्ग रिश्तेदार भी थे। उसका सौतेला बेटा भी उस स्रोत को छू चुका था। बाद में उसके हाथों में गंभीर घाव हो गए। 17 नवंबर को बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने देखा कि घाव रेडिएशन से हुए नुकसान जैसे लग रहे थे। तुरंत ही अधिकारियों को बुलाया गया। एस्टोनियाई रेस्क्यू बोट घर गया और विकिरण डिटेक्टरों का इस्तेमाल किया। वहां उन्होंने देखा कि आसपास रेडिएशन का स्तर बहुत ज्यादा है। आसपास के घरों को खाली कराया गया, जबकि रेडियोधर्मी स्रोत को ढूंढा और निकाला गया। 18 नवंबर को सीजियम को सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया और रेडियोधर्मी कचरा सुविधा में वापस भेज दिया गया। तभी पूरी कहानी सामने आई। वो छोटी सी चीज जिसे उस आदमी ने अपनी जेब में रखा था, वही उसकी मौत और परिवार के अन्य सदस्यों के बीमार होने का कारण बनी। मेक्सिको, तुर्की, थाईलैंड और एस्टोनिया सभी अलग अलग हैं। विस्फोट भी अलग अलग थे। रेडियोधर्मी पदार्थ से बीमारियां और हर दुर्घटना की शुरुआत का तरीका भी अलग था, लेकिन मुख्य समस्या एक जैसी थी। एक रेडियोधर्मी स्रोत सही नियंत्रण से बाहर हो गया था। कुछ लोगों ने इसे देखा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो क्या है। और चूंकि उपकरण साधारण धातु जैसा दिखता था, उसे छू लिया गया, तोड़ दिया गया या कबाड़ के रूप में बेच दिया गया। यहीं से समझ आता है कि रेडियोधर्मी सामग्री की निगरानी करना कितना जरूरी है, भले ही उसका इस्तेमाल खत्म हो चुका हो। एक पुरानी रेडियोथेरेपी मशीन को सिर्फ वेयरहाउस में छोड़ देना सही नहीं है। रेडियोधर्मी उपकरण को भी साधारण कचरा नहीं माना जा सकता। जब तक उसके अंदर रेडियोधर्मी स्रोत है, मशीन का कई सालों से इस्तेमाल न होने के बावजूद वो खतरनाक हो सकता है। और यही इन हादसों की सबसे बड़ी समानता है जो गयाना में हुई घटना से मिलती है। ये आपदाएं इसलिए शुरू नहीं हुई क्योंकि कोई न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया। ये इसलिए शुरू हुई क्योंकि एक छोटा सा रेडियोधर्मी स्रोत गलत जगह पहुंच गया और उन लोगों के पास चला गया जिन्हें पता ही नहीं था कि उनके हाथ में क्या है। इसलिए ऐसे हादसों के बाद कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रेडियोधर्मी स्रोतों की सही तरीके से सूची बनाने, निगरानी करने, स्थानांतरित करने और निपटान पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। सरल सा लक्ष्य ये है कि किसी भी रेडियोधर्मी स्रोत के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति या संस्था हमेशा हो, क्योंकि जब इसका नियंत्रण खो जाता है तो सबसे पहले इसे कोई कबाड़ी मजदूर या कोई आम परिवार या वो व्यक्ति देख सकता है जो सिर्फ कबाड़ की तलाश में है। और जैसा कि मेक्सिको, तुर्की, थाईलैंड और एस्टोनिया ने दिखाया है, कभी-कभी समस्या शुरू करने के लिए रेडियोधर्मी पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा ही काफी होता है, जो कई लोगों को प्रभावित कर सकता है।